और मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रीट, नीट और 12th क्लास, इन तीनों को समाहित रूप से इस वीडियो में हमने डाला है। आप लोगों ने अभी ठीक पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए थे, 10 प्रश्न थे। वो प्रश्न सारे के सारे ये थे। इन 10 प्रश्नों को आपको हल करने हैं और आज की इस वीडियो के अंदर ये सारे प्रश्न जो हमने रखे हैं उनका उत्तर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए, इसके साथ साथ तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि एक नए जोश उत्साह के साथ में हमको आगे की क्लासें अटेंड करनी है। जो 11वीं वाले बच्चे अब 12वीं में प्रमोट हो चुके हैं उनको अध्ययन करना है। जो बच्चे 12वीं हैं उनका एग्ज़ाम बाकी है, उनको पढ़ना है। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ना ही है। नीट वालों को तो लगे ही रहना है। इस बीच में हम पढ़ रहे थे जनन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? जनन तंत्र। जनन तंत्र, जनन तंत्र के अंदर हमारे पास में था नर जनन, मानव का नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा था वृषण कोश। क्या पढ़ लिया था? वृषण कोश। वृषण कोश के बाद में अब जो टॉपिक आता है वह आता है वृषण। अब कौन सा टॉपिक आता है? वृषण, यानी कि टेस्टिस। मनुष्यों में, मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो वजन है, यानी कि भार जो हम कहते हैं, इनका भार 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम के मध्य होता है। अच्छा, इनकी विमाएँ अगर बात करें, लंबाई की अगर अपन बात करें तो एक वृषण की लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये हमने लंबाई और चौड़ाई की बात कर ली, इसकी मुख्य बात होगी। अब आती है यहाँ पर एक वृषण। वृषण खोल शब्द क्या आ रहा है? देखिए, वृषण खोल। क्या होता है वृषण खोल? इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? वृषण कोश पढ़ा था। वृषण कोश के अंदर कौन है? वृषण है। अब वृषण खोल क्या है? वृषण के ऊपर पाई जाने वाली आवरण को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? वृषण खोल कहते हैं। यानी कि ये बात साफ हो गई कि वृषण खोल के अंदर 2 आवरण हैं, कोई ना कोई ऊपर पाए जाने वाले जो भी आवरण है। आवरण कितने होंगे? 2 आवरण होंगे। कितने आवरण होंगे? तो अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं, अलग ही लिख लेता हूं। चलिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लिया आप लोगों ने। चलिए, अब बात करते हैं वृषण खोल के अंदर कितने आवरण है हमारे पास में? 2 आवरण है। यह आपका वृषण खोल 2 आवरण है। कितने आवरण है? 2 आवरण है। एक होता है अपने पास ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये बाह्य आवरण है। कैसा आवरण है? बाह्य आवरण है। और किससे जुड़ा है? उदर उत्कर्ष से। उदर उत्कर्ष आवरण से जुड़ी हुई संरचना। मेरी बात को समझना, यानी जो अभी अपन ने वृषण बनाया था, ये वृषण खोल थी और ये वृषण था, इसमें जो बाहर वाला हिस्सा है इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला वेजाइनलिस जो है बाहर वाला हिस्सा है। एक और आता है जिसका नाम आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो भाग है वो आंतरिक भाग है। कौन सा भाग है? आंतरिक भाग है। और इस भाग के अंदर, जो अंदर वाला भाग है, इस भाग के अंदर क्या पाया जाता है? वलय पाए जाते हैं। वलय पाए जाते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया का जो अंदर भाग है वो उसमें कैसा है? वलय युक्त है। कैसा होता है ये? श्वेत संयोजी उत्तक
से बना होता है। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, संयोजी उत्तक आया है तो तरल संयोजी उत्तक कौन है? ब्लड है, ध्यान रखना। तरल संयोजी उत्तक कौन है? रक्त है। तो यहाँ पर कैसा बना हुआ ये श्वेत संयोजी उत्तक से बनी हुई संरचना क्या है? हमारे पास ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और ध्यान रखना ये कैसे होती है? अंदर से कैसा होता है? वलय होता है। ठीक है, इसके वलय में या वलय से कर देते हैं, वलय से क्या बनेंगे? लॉब्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉब्स। लॉब्स का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना कि अगर लॉब्स का निर्माण हो रहा है तो किससे हो रहा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के कारण हो रहा है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है उसके अंदर क्या हो गया? इस तरह के लोब हो जाएंगे और इस तरह के लोब बनने की वजह से ये क्या बन गए? लोब बन गए, है ना। फोल्ड की वजह से क्या बन गए? लोब बन गए। अब क्या हो गया? प्रत्येक लोब जो बना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने वृषण पढ़ा। वृषण के अंदर हमने क्या बात करी? एक दो प्रकार की लेयर होती है जिसे अपन दो सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? वृषण खोल कहते हैं। ट्यूनिका वेजिनलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वेजिनलिस बाहर का भाग है, एल्बुजिनिया अंदर का भाग है। और ये कैसा है? तो ये श्वेत कैसा है? संयोजी उत्तक का बना हुआ है, वलयित होता है इस प्रकार से। इसके अंदर कई प्रकार की क्या होगी? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाएंगी। तो इसको अपन लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो मैं यहीं पे लिखा देता हूं। वृषण लॉब्स में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली, इसमें और क्या होगी? इसमें अंतःस्रावी कोशिका। ठीक है, इस जो हमारे पास में शुक्र जनन नलिकाएं हैं, किसमें है? हर एक लॉब्स के अंदर क्या पाई जा रही है? 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जा रही है। उनके साथ में कौन होगा? तो अंतःस्रावी कोशिकाएं होंगी। अच्छा, सर्टोली अंतःस्रावी कोशिकाओं की अगर अपन बात कर रहे हैं हमारे पास, तो क्या होगा? लेडिंग सेल। हम किसकी बात कर रहे हैं? लेडिंग सेल्स या सेल पाई जाएंगी। लेडिंग कोशिकाएं क्या होंगी? इनके बीच में लेडिंग कोशिकाएं पाई जाएंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र जनन क्रिया के अंदर, यानी कि शुक्राणु का जहां पर निर्माण होता है, उस क्रिया के अंदर क्या हो रहा है? हमारे पास में वृषण लोब्स पाए जा रहे हैं। और वृषण लोब्स किसमें हो रहे हैं? हमारे पास ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो वलय बने हुए, फोल्डर बने हुए हैं, उसके अंदर क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं हैं। और शुक्र जनन नलिकाओं के साथ साथ में अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं, लेडिंग सेल्स जो हैं वो हमारे बीच इसके बीच में पाई जा रही है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि एक लोब्स के अंदर कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं, कितनी शुक्र जनन नलिकाएं हो सकती है? तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कितनी होगी? लगभग 3 शुक्र जनन नलिकाएं हो सकती है। एक वृषण के अंदर एल्बुजिनिया यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बने हुए लोब्स की संख्या कितनी होगी? तो हम कहेंगे कि 250 से लेकर 300 के मध्य होगी, है ना। ये वृषण पट्टिकाएं जिसे हम कहते हैं, उनकी हमने बात करी। अब हमें अगले जो क्लास में बात करना है वो हमें किसकी बात करनी है? शुक्र जनन नलिका की बात करनी है। शुक्र जनन नलिका के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्र जनन नलिकाएं क्या हैं, इसके कितने भाग हैं, सर्टोली कोशिकाएं क्या हैं, है ना, आकार में किस प्रकार की होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे उठेंगे जिनकी अपन बात करेंगे बहुत ही जल्द। अगले वीडियो के लिए आपको इंतजार करना है। साथ ही साथ में इस चैनल को बहुत लंबे समय बाद में ये चैनल अपने वापस रौनक पे लौट के आया है, क्योंकि पहले बीच में ये बंद हो चुका था। वापस हमने कोशिश और प्रयास करके आप लोगों के लिए इसको ऑन किया है। अब पूर्ण रूप से ये मोनेटाइज भी है, हर तरह से चालू भी है, आप लोगों के लिए संयोग में उपयोगी भी है। अपने मित्रों को इसको शेयर कर दीजिए तुरंत प्रभाव से, इस वीडियो को भी और दूसरे वीडियो को भी। साथ ही साथ में मैं कोशिश करूंगा कि इससे प्रश्न आपके लिए बने और अच्छे से रहें। एक और चीज़ कहूँगा, आपको कौन सा टॉपिक में परेशानी है, कौन से ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत है, उसकी एक अलग से क्लास हम प्रारंभ करेंगे। वो इसमें नहीं होगा, अलग से हम एक अलग क्लास, जो आपके जो भी कमेंट होंगे, सर हमें इस टॉपिक में ये दिक्कत है, उस टॉपिक को ही मैं सोल्व करा दूंगा उसी समय। तो आप जो भी दिक्कत है जिस भी चैप्टर में बायोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सअप मत करना, आपको क्या करना, सीधा कमेंट करना। कमेंट करोगे, जिनका कमेंट आएगा मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा और उसकी सीरीज़ पूरी अलग होगी। ये चीज़ें अलग चलती रहेगी, वो चीज़ें अलग चलती रहेंगी। तब तक घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन है, और नहीं भी हो तो ही बात नहीं, अपने घर पे ही रहना है। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है राजस्थान के अंदर, कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां अब बहुत बढ़ने लगी हैं। कोशिश कीजिए इसे हम अपने प्रयास से कम करें।
हम लोग आपस में कोशिश करें इस चीज़ की, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर नहीं जाएं और नए प्रयास करें आगे बढ़ने के लिए। जीवन रुकता नहीं है किसी के लिए, ना रुकेगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कुछ बेहतर कर पाएँ। हम फिर से लौटेंगे एक नई सुबह के साथ में, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए और ये सब बीमारियाँ और सब कुछ खत्म होगा, एक अच्छा दिन आएगा वापस। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।